हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ क्लासेस। प्रीवियस सेशन में हमने 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा 71st क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। सो 71st क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। निम्न में कौन लोक सेवक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन राज्य का मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सेकेंड ऑप्शन सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर का सभापति, चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर। एंड थर्ड ऑप्शन बीमा कंपनी का बीमा सर्वेक्षक, इंश्योरेंस सर्वेयर ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी। फोर्थ ऑप्शन राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्मचारी, एम्प्लॉय ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीमा कंपनी का बीमा सर्वेक्षक। केस आया था AR पुरी वर्सेस स्टेट का 1989 का। इस केस में कोर्ट ने कंसीडर किया कि जो इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर होता है वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, राइट, अंडर सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। और यही सेक्शन अगर हम BNS में देखेंगे तो कौन सा सेक्शन हमारा होगा? सेक्शन 2 सबसेक्शन 28। तो BNS का सेक्शन भी आपको याद रखना है और जो केस लॉ है वो एज इट इज BNS पर भी अप्लाई होगा। जो रिशफलिंग हुई है वो मेन सेक्शन में हुआ है, मोर और लेस जो कॉन्सेप्ट हमारे वो सेम है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अनुसार निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। अगर यही क्वेश्चन आपसे BNS में पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा? भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो धारा 2 के 28 के अनुसार निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है, ऐसे ही पूछा जाएगा, राइट। सेक्शन 21 जो इंडियन पिनल कोड का है और BNS का कौन सा सेक्शन डील करता है लोक सेवक से, पब्लिक सर्वेंट से? सेक्शन 2 सबसेक्शन 28, राइट। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड ऑप्शन न्यायाधीश व मैजिस्ट्रेट, जज एंड मैजिस्ट्रेट। एंड थर्ड ऑप्शन पदस्थापन पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपॉइंटेड ऑन पोस्टिंग। एंड फोर्थ ऑप्शन राजकीय महाविद्यालय का प्राचार्य, प्रिंसिपल ऑफ अ गवर्नमेंट कॉलेज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पदस्थापन पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी लोक सेवक के डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अधीन पदस्थापन पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी लोक सेवक की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। ये बात किस केस में बताया गया? SS धनोआ वर्सेस दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी के केस में बताया गया। 1981 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। और जो इसके अलावा जो भी ऑप्शंस हैं आपके सामने वो पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आते हैं। कहाँ से इंटरप्रिटेशन किया गया सेक्शन 21 का और जुडिशियल डिसीजन दिया गया उसके बेसिस पे, और सभी जो आपके ऑप्शंस हैं वो पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आते हैं, चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जज हो, मैजिस्ट्रेट हो, प्रिंसिपल ऑफ अ गवर्नमेंट कॉलेज, राइट। ये सभी पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अंतर्गत निम्न में से कौन लोक सेवक की परिभाषा में नहीं आता है? अंडर सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट? फर्स्ट ऑप्शन इंडियन एयरलाइंस का पायलट, इंडियन एयरलाइंस पायलट। एंड सेकेंड ऑप्शन सरकारी विद्यालय का शिक्षक, गवर्नमेंट स्कूल टीचर। थर्ड ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट जज। एंड फोर्थ ऑप्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रमुख, हेड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हेड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो प्रमुख है वो पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में नहीं आता है, राइट। According to section 21 of the Indian Penal Code, Indian Airlines pilot, government school teachers and Supreme Court judge are public servant, while the head of cooperative society is not counted as a public servant. इनको public servant के रूप में काउंट नहीं किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 में सदोष लाभ एवं सदोष हानि को परिभाषित किया गया है। In the Indian Penal Code 1860, wrongful gain and wrongful loss have been defined. कहाँ पर डिफाइन किया गया है ये पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन है 22 IPC का एंड सेक्शन 23 IPC, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सेक्शन 24 IPC, फोर्थ ऑप्शन सेक्शन 27 IPC। और इसके सामने ही आपको BNS का सेक्शन दिखाई दे रहा है जो सेक्शन 22 IPC का कहता है, वही BNS का कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 21, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 में क्या दिया गया है? 22 में मूवेबल प्रॉपर्टी दिया गया है, तो ये हमारा नहीं होगा। रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस पूछा गया है,
तो रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस का सेक्शन है 23। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्शन 23। और बीएनएस की बात करें तो बीएनएस में रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस को अलग अलग जगह डिफाइन किया गया है। बीएनएस का सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 जो है वो बीएनएस का रॉन्गफुल गेन डिफाइन करता है, और रॉन्गफुल लॉस कौन डिफाइन करता है बीएनएस में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 37, राइट। और सेक्शन 24 बात किसकी करता है, सेक्शन 24 में डिसऑनेस्टली को डिफाइन किया गया है, और सेक्शन 25 में किसको किया गया है, सेक्शन 25 में फ्रॉडुलेंटली को किया गया है। और सेक्शन 27 हमारा किस चीज़ की बात करता है, सेक्शन 27 आईपीसी का जो सेक्शन है वही बीएनएस के कौन से सेक्शन में, सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 में बताया गया। और कौन सा है ये, प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट की बात करता है सेक्शन 27 आईपीसी का, और सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 बीएनएस की बात करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। फर्स्ट ऑप्शन एक पत्ते की प्रतिलिपि, अ कॉपी ऑफ अ लीज, एंड सेकंड ऑप्शन एक किराया पत्र, अ टेनेंसी नोट, एंड थर्ड ऑप्शन तलाक का विलेख पत्र, अ डाइवोर्स डीड, एंड फोर्थ ऑप्शन एक प्रोमिसरी नोट, प्रोनोट। अब प्रोमिसरी नोट हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक पत्ते की प्रतिलिपि जो कॉपी होती है लीज की वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं होती है, राइट। तो एक किराया पत्र हो गया, तलाक का विलेख पत्र हो गया, प्रोमिसरी नोट मूल्यवान प्रतिभूति है, जबकि एक पत्ते की जो प्रतिलिपि होती है, कॉपी जो होती है वो मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है। और वैल्यूएबल सिक्योरिटी को कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 30 आईपीसी में डिफाइन किया गया है। और बीएनएस का कौन सा सेक्शन होगा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में डिफाइन है। बीएनएस के क्या चीज डिफाइन है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन कहाँ पर दिया गया है बीएनएस में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर बताइए, गिव द करेक्ट आंसर। बेईमानीपूर्ण आशय से अभिप्राय है, गिव द करेक्ट आंसर। डिसऑनेस्ट इंटेंशन मीन्स, फर्स्ट ऑप्शन केवल अपने लिए सदोष लाभ का आशय, इंटेंट टू गेन wrongfully फॉर वन सेल्फ ओनली, एंड सेकेंड ऑप्शन केवल किसी के सदोष हानि का आशय, इंटेंट टू कॉज wrongful लॉस टू समवन ओनली, एंड थर्ड ऑप्शन किसी के सदोष लाभ या सदोष हानि का आशय, इंटेंट टू कॉज wrongful गेन और wrongful लॉस टू समवन, एंड फोर्थ ऑप्शन किसी को धोखा देने का आशय, इंटेंट टू चीट समवन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटेंट टू कॉज wrongful गेन और wrongful लॉस टू समवन, किसी के सदोष लाभ या सदोष हानि का आशय बेईमानीपूर्ण आशय से अभिप्राय है, राइट। सेक्शन 24 इंडियन पिनल कोड का कहता है कि whoever does any act with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that act dishonestly, right। तो जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष लाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है या कहा जाता है मीन। और सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 जो है बीएनएस का वो डिसऑनेस्टली को डिफाइन करता है। वहाँ बताया गया मीन्स सेम ही है डेफिनेशन दोनों का, आईपीसी का भी और बीएनएस का भी। डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ, इंटेंशन क्या है, कॉजिंग करे wrongful गेन टू वन पर्सन को और wrongful लॉस अदर पर्सन को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपटपूर्ण को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आशय से कपट करना लेकिन अन्यथा नहीं के रूप में परिभाषित किया गया है। Fraudulently is defined as with intent to defraud but not otherwise in which section of the Indian Penal Code? First option section 20 IPC, second option section 23 IPC and सेक्शन 24 आईपीसी थर्ड ऑप्शन, एंड फोर्थ ऑप्शन सेक्शन 25 आईपीसी। यहाँ पर फ्रॉडुलेंटली कहाँ पर डिफाइन किया गया ये पूछा गया, और इसके सामने ही आपको बीएनएस का सेक्शन दिखाई दिया जा रहा है। अगर बीएनएस का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके सामने आपको ये ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्रॉडुलेंटली कहाँ पर डिफाइन किया गया है। सबसे पहले सेक्शन 20 देखते हैं, सेक्शन 20 में क्या डिफाइन किया गया है, कोर्ट ऑफ जस्टिस के डेफिनेशन दी गई है, और सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 बीएनएस में भी कोर्ट के डिफाइन किया गया है। और सेक्शन 23 आईपीसी में क्या डिफाइन किया गया है, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। और वहीं पर बीएनएस में दोनों सेक्शन अलग अलग जगह है। तो रॉन्गफुल गेन आपको सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 में देखने को मिलेगा, और रॉन्गफुल लॉस सेक्शन 2 सब सेक्शन 37 में देखने को मिलेगा।
एंड सेक्शन 24 और बीएनएस का जो सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, यहाँ पर आपको डिसऑनेस्टली देखने को मिलेगा। और फ्रॉडुलेंटली की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, सेक्शन 25 आईपीसी में, और बीएनएस में कहाँ दिया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर भी वही है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 बीएनएस में कोर्ट की डिफाइन किया गया है, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 37 बीएनएस में रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस डिफाइन किया गया है। दोनों अलग अलग जगह डेफिनेशन दी गई है। और डिसऑनेस्टली कहाँ पर डिफाइन किया गया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में डिफाइन किया गया। एंड फ्रॉडुलेंटली को कहाँ डिफाइन किया गया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है। और ये आईपीसी का सेक्शन है, सेक्शन 20 में कोड ऑफ जस्टिस, सेक्शन 23 में रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस, एंड सेक्शन 24 में डिसऑनेस्टली, एंड सेक्शन 25 आईपीसी में फ्रॉडुलेंटली को डिफाइन किया गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा बेईमानी से एवं कपटपूर्ण के बीच एक स्पष्ट अंतर का संप्रेक्षण किया गया। अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली वाज ऑब्जर्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। किस केस में क्लियर डिस्टिंक्शन किया गया बेईमानी से और कपटपूर्वक मीन्स डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली के बीच में? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस नारायणन, एंड थर्ड ऑप्शन मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, एंड फोर्थ ऑप्शन बिमला देवी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिमला देवी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। बिमला देवी बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहाँ पर डिस्टिंक्शन बताया गया दोनों के बीच में, किसके बीच में, डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली के बीच में, राइट। तो डॉक्टर बिमला देवी बनाम दिल्ली प्रशासन 1962 सुप्रीम कोर्ट का वाद है। तो उसमें उच्चतम न्यायालय ने बेईमानी से एवं कपटपूर्वक जो भारतीय दंड संहिता की धारा 24 और 25 में प्रावधानित है का अर्थ बताकर दोनों के मध्य अंतर स्पष्ट किया। और इसके अतिरिक्त जो कूट रचना एवं मिथ्या दस्तावेज रचना है जो भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा 463 एवं 464 में उपबंधित है, और इसका अर्थ बताकर दोनों के बीच अंतर स्पष्ट किया गया, राइट। तो बीएनएस का वही सेक्शन कहाँ कहाँ दिया गया, डिसऑनेस्टली हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में देखने को मिलेगा, बीएनएस के एंड फ्रॉडुलेंटली सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में देखने को मिलेगा, और फॉर्जरी कहाँ पर दिया गया, सेक्शन 336 में दिया गया है बीएनएस के, एंड मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट कहाँ पर दिया गया, सेक्शन 335 में दिया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति डैश डैश के कब्जे में है तब तक उस व्यक्ति के कब्जे में माना जाता है, कि पत्नी के मित्र, के पिता, की माता। ये हमारा ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि पत्नी के कब्जे में है तब उस व्यक्ति के कब्जे में है कहा जाएगा, क्योंकि सेक्शन 27 आपका यही बात करता है कि अगर प्रॉपर्टी जो पोजीशन है वाइफ, क्लर्क या सर्वेंट के, तो माना जाएगा कि वो उसी व्यक्ति के कब्जे में है, राइट। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 27 के अकॉर्डिंग जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में, तब वह संपत्ति भारतीय दंड संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में मानी जाएगी, राइट। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 बीएनएस की बात करता है। ये याद रखना है कि सेक्शन 27 जो आईपीसी का है वही अब बीएनएस का कौन सा सेक्शन हो गया, सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 हो गया है। याद करना इजी रहेगा, सेक्शन 3 सबसेक्शन 3, और इसमें 3 लोगों की बात की गई है, वाइफ, क्लर्क एंड सर्वेंट की बात की गई है। तो प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट, और ये सेक्शन 27 आईपीसी का है, राइट। तो ध्यान में रखना है और इजी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच पेयर आपको चूज करना है। तो कूटकरण, काउंटरफेस सेक्शन 28 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन मूल्यवान प्रतिभूति वैल्यूएबल सिक्योरिटी सेक्शन 29, एंड थर्ड ऑप्शन दस्तावेज डॉक्यूमेंट सेक्शन 30, एंड फोर्थ ऑप्शन लोभ सेक्शन 31 ओमिशन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट सेक्शन 28 में क्या दिया गया है, काउंटरफीट का ही डेफिनेशन दिया गया, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका करेक्टली पूछा भी गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, काउंटरफीट।
काउंटरफीट कहाँ डिफाइन, सेक्शन 28 में। और वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात करें तो वो कहाँ पर डिफाइन किया गया है आपका, सेक्शन 30 में। और दस्तावेज की बात करें डॉक्यूमेंट का, तो डॉक्यूमेंट कहाँ पर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 29 में। और लोप का डेफिनेशन कहाँ पर दिया गया है, ओमिशन का डेफिनेशन कहाँ दिया गया है, सेक्शन 33 में दिया गया है। वहाँ पर एक्ट को भी डिफाइन किया गया। और सेक्शन 31 में किसको डिफाइन किया गया है, सेक्शन 31 में आपका बिल डिफाइन किया गया है। और बीएनएस का सेक्शन देखें तो काउंटरफीट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 में। वैल्यूएबल सिक्योरिटी सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में देखने को मिलेगा। और डॉक्यूमेंट को कहाँ डिफाइन किया गया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है। और ओमिशन कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 25 में डिफाइन किया गया ओमिशन को। तो ये हमारे बीएनएस के सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अन्य चीज से मिलती जुलती चीज को आशय से सदृश प्रवंचना करना है, टू डिसीव बाय मेकिंग समथिंग रिजेंबल अनदर थिंग विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग इट रिजेंबल अनदर थिंग इज। फर्स्ट ऑप्शन कूटकरण काउंटरफीट, सेकेंड ऑप्शन धोखा चीटिंग, एंड थर्ड ऑप्शन छल डिसीट, एंड फोर्थ ऑप्शन रिस्टी मिसचिफ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, काउंटरफीट। तो भारतीय दंड संहिता की जो धारा 28 है उसके अकॉर्डिंग जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश प्रवंचना करे या संभाव्य जानते हुए करता है तद द्वारा की प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण कहा जाता है। और काउंटरफीट बीएनएस में कहाँ डिफाइन किया गया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है काउंटरफीट को। और वहाँ बताया गया एक पर्सन क्या करता है जब काउंटरफीट कहा जाता है कि वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, एक चीज को दूसरे चीज के जैसे बनाता है, उसका इंटेंशन है बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, वो प्रैक्टिस करेगा डिसेप्शन, जो चीजें उसने बनाई है काउंटरफीट की है या वो जान रहा है कि वो ऐसा डिसेप्शन करेगा, तब ये हमारा काउंटरफीट के डेफिनेशन में आ जाएगा। और बीएनएस में कहाँ दिया गया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 में, राइट। और हूबहू बनाना जरूरी नहीं है, डिट्टो हो से जरूरी नहीं है, बस बना हो कि वो अब उसको डिसेप्शन करेगा उस चीज को बनाकर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, काउंटरफीट कहा जाएगा, राइट। ऐसे आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया गया है, देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैज बीन डिफाइंड अंडर द इंडियन पेनल कोड। फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन 29, सेकेंड ऑप्शन सेक्शन 29A, थर्ड ऑप्शन सेक्शन 29B, एंड फोर्थ ऑप्शन सेक्शन 29D। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन 29A। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिफाइन किया गया है। तो भारतीय दंड संहिता की जो धारा है सेक्शन 29A, इसमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है इसको डिफाइन किया गया और इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को शब्दों का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड नाम में है और धारा 29 में दस्तावेज को डिफाइन किया गया है, बताया ही गया। तो ये हमारा कहाँ पर डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होगा, उसकी कौन सी मीनिंग होगी, तो क्लॉज टी सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 मीन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज टी। ये किस एक्ट की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की बात कर रहे हैं। इसमें जो डिफाइन किया गया, जो मीनिंग दिया गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, वही हमारा आईपीसी में होगा, राइट। और डॉक्यूमेंट में क्या, डॉक्यूमेंट कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 29 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यवान प्रतिभूति शब्द भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है। द टर्म वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिफाइंड इन द इंडियन पेनल कोड। और अगर भारतीय न्याय संहिता में पूछा जाएगा तो ऐसे पूछ लिया जाएगा, द टर्म वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिफाइंड इन द भारतीय न्याय संहिता 2023। और यहाँ पर आपको भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर आईपीसी का सेक्शन देखने को मिलेगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 28 आईपीसी, सेकेंड ऑप्शन सेक्शन 29 आईपीसी, और बीएनएस का यहाँ सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 बीएनएस का है, एंड सेक्शन 29 आईपीसी के सामने सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 बीएनएस का, एंड थर्ड ऑप्शन सेक्शन 30 आईपीसी एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 बीएनएस का, एंड सेक्शन 31 आईपीसी एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 बीएनएस का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहाँ डिफाइन किया गया, सेक्शन 30 आईपीसी में, और वहीं बीएनएस का कौन सा सेक्शन हो जाएगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 हो जाएगा।
और 28 में क्या डिफाइन किया गया, 28 में हमारा रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 28 में हमारा क्या डिफाइन है, काउंटरफेट डिफाइन है। सेक्शन 29 में डॉक्यूमेंट डिफाइन है और सेक्शन 31 में क्या डिफाइन है, बिल। तो इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 30 है उसमें वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति को डिफाइन किया गया है और इसके अकॉर्डिंग मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ ऐसे दस्तावेज से जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या अभिस्वीकार करे वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हमारा क्या हो जाएगा, बीएनएस में कहाँ डिफाइन किया गया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में। कोई भी डॉक्यूमेंट है जो क्या उसका लीगल राइट उसमें क्रिएट किया जा सके, एक्सटेंड किया जा सके या ट्रांसफ़र किया जा सके, रिस्ट्रिक्ट किया जाए, एक्सटिंग्विश किया जाए या रिलीज्ड किया जाए, तो वो हमारा वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो जाता है, राइट। तो काउंटरफीट कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 28 आईपीसी में और सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 बीएनएस में काउंटरफीट डिफाइन किया गया है। एंड डॉक्यूमेंट सेक्शन 29 आईपीसी और सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 बीएनएस में डिफाइन किया गया डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन। एंड सेक्शन 30 आईपीसी एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 बीएनएस में वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिफाइन किया गया है। एंड सेक्शन 31 आईपीसी सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 बीएनएस में बिल को डिफाइन किया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न किस धारा में कार्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 द वर्ड एक्ट हैज बीन डिफाइंड। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सेक्शन 32 आईपीसी, सेक्शन 33 आईपीसी, सेक्शन 23 आईपीसी या फिर सेक्शन 24 आईपीसी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन 34 में क्या डिफाइन, सेक्शन 32 में क्या डिफाइन किया गया है, वर्ड रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन को डिफाइन किया गया है, तो ये हमारा नहीं होगा। सेक्शन 33 में हमारा एक्ट और ओमिशन को डिफाइन किया गया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24 की बात करें तो सेक्शन 24 में आपको क्या देखने को मिलता है, डिसऑनेस्टली। एंड सेक्शन 23 में रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस को डिफाइन किया गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेक्शन 33 आईपीसी, यहाँ पर एक्ट को डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 33 ऑफ इंडियन पिनल कोड द वर्ड एक्ट एंड ओमिशन have been defined. According to this, the word act denotes as well as a series of act as a single act and the word omission denote as well as a series of omission as a single omission। कहने का क्या मतलब है, कार्य जो शब्द है कार्यावली का द्योतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्य का, और लोप शब्द लोपावली का द्योतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक लोप का। कहने का क्या मतलब है, एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट दोनों को सिंगल एक्ट माना जाएगा। अगर आप किसी को एक थप्पड़ लगाते हैं या कई थप्पड़ लगाते हैं, सीरीज ऑफ एक्ट वो एक ही एक्ट माना जाएगा। बीएनएस का सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 में बीएनएस में डिफाइन किया गया है एक्ट को, और यहाँ पर एक्ट और ओमिशन को अलग अलग जगह डिफाइन किया गया है। जहाँ आपके आईपीसी में सेक्शन 33 में ही दोनों डिफाइन कर दिया जाता था एक्ट एंड ओमिशन को, और सेक्शन 1 सबसेक्शन 25 बीएनएस में हम ओमिशन की डेफिनेशन देखेंगे, जहां पर लिखा गया डिनोट एज वेल एज ए सीरीज ऑफ ओमिशन एज ए सिंगल ओमिशन। तो सीरीज ऑफ ओमिशन हो या सिंगल ओमिशन हो, दोनों को सिंगल ओमिशन माना जाएगा जहां पर भी हमारा ओमिशन आएगा। अगर हम किसी को एक बार खाना देने से मना कर रहे हैं, दोबारा फिर से मना कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं फिर भी, तो ये हमारा ओमिशन में आ जाएगा। एक केस भी था आपका ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, वो अपनी वाइफ को खाना नहीं देता है, बार बार सेवरल टाइम वो खाना नहीं देता उसको, तो उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगता है। तो वहाँ पर खाना ना दे के क्या कर रहे हैं, ओमिशन कर रहे हैं। तो ये हमारा ओमिशन का डेफिनेशन कहाँ कहाँ है पता चल गया, आईपीसी में 33 में है और बीएनएस में सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 1 सबसेक्शन 25 में ओमिशन है, सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 में एक्ट है। अल्फाबेटिकल वाइज यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है बीएनएस में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनार्थ इस संहिता में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों फॉर द पर्पजेस ऑफ द इंडियन पिनल कोड द वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स डन इन दिस कोड। शब्दों से आशय केवल स्वेच्छा पूर्वक किए गए कार्य से है। फर्स्ट ऑप्शन मीन्स ओनली एक्ट डन वॉलंटरली एंड सेकेंड ऑप्शन शब्दों से आशय सभी प्रकार के लोपों से है, मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ ओमिशन। एंड थर्ड ऑप्शन शब्दों का विस्तार स्वेच्छा कार्यों एवं स्वेच्छा लोपों तक है, एक्सटेंड टू वॉलंटरी एक्ट एंड वॉलंटरी ओमिशन।
एंड फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले जो शब्द है उनका जो विस्तार है स्वेच्छा कार्यों एवं स्वेच्छा लोपों तक है, राइट। तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 32 है, वर्ड रेफरिंग टू एक्ट डन इन दिस कोड एक्सटेंड टू वॉलेंट्री एक्ट एंड वॉलेंट्री ओमिशन। और यही बीएनएस में कहाँ पर डेफिनेशन हमारा दिया गया, सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 बीएनएस में दिया गया है। और आईपीसी में कहाँ दिया गया, सेक्शन 32 में दिया गया। वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट से इंक्लूड इलीगल ओमिशन, जहां पर आपका वर्ड रेफर किया गया एक्ट वहां पर इंक्लूड रहेगा इलीगल ओमिशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी के किस धारा में दिए गए हैं? इन विच सेक्शन ऑफ आईपीसी आर द प्रोविजन रिलेटेड टू जनरल इंटेंशन गिवन? जनरल इंटेंशन या फिर कॉमन इंटेंशन? फर्स्ट ऑप्शन सेक्शन 34 आईपीसी, सेकंड ऑप्शन सेक्शन 149 आईपीसी एंड थर्ड ऑप्शन सेक्शन 297 आईपीसी एंड फोर्थ ऑप्शन सेक्शन 316 आईपीसी। और अगर यही क्वेश्चन हमारे बीएनएस में पूछा जाता तो पूछ लिया जाता सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान बीएनएस के किस धारा में दिए गए हैं, तब हमारा ऑप्शन हो जाता सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 बीएनएस, सेक्शन 190 बीएनएस, सेक्शन 301 बीएनएस एंड सेक्शन 92 बीएनएस, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेक्शन 34 आईपीसी। बीएनएस का पूछा जाता तो कौन सा सेक्शन हो जाता है, सेक्शन 3 सब सेक्शन 5। तो प्रोविजन रिलेटेड टू कॉमन इंटेंशन कहाँ पर दिया गया है, 34 आईपीसी में, और बीएनएस में कहाँ दिया गया, सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 में। और सेक्शन 149 आईपीसी एंड सेक्शन 190 बीएनएस में क्या दिया गया है, कॉमन ऑब्जेक्ट को दिया गया है। एंड सेक्शन 297 आईपीसी एंड सेक्शन 301 बीएनएस में क्या दिया गया है, ट्रेसपासिंग ऑन बरियल प्लेसेस। यहाँ पर उनको भी कन्विक्ट कर दिया जाता है जो डेड बॉडी वगैरह के साथ रेप वगैरह करते हैं, क्योंकि वो रेप के डिफिनेशन में नहीं आता क्योंकि वो डेड बॉडी रहती है। तो वो कहाँ पर हमारा चार्ज लगता है, यहाँ पर ट्रेसपासिंग ऑन बरियल प्लेसेस में लगता है। और 297 आईपीसी का डील करता है, वही बीएनएस का क्या डील करता है, 301। एंड सेक्शन 316 आईपीसी एंड सेक्शन 92 बीएनएस जो है वो किससे डील करता है, कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड। तो सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान दो है, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में दी गई है, और 149 में सामान्य उद्देश्य, 297 में कब्रिस्तान आदि में अत्याचार मीन्स ट्रेसपास, और सेक्शन 316 में किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करने से संबंधित प्रावधान समाहित है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 34 भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त वाक्यांश सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में द फ्रेज इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल यूज्ड इन सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। फर्स्ट ऑप्शन प्रारंभ से ही वहाँ है, इज देयर फ्रॉम द बिगनिंग। सेकेंड ऑप्शन 1870 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, एडेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1870। एंड थर्ड ऑप्शन वहाँ है ही नहीं, इज नॉट देयर एट ऑल। एंड फोर्थ ऑप्शन 1886 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, एडेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1886। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1870 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। तो भारतीय दंड संहिता का जो सेक्शन है 34 सभी के सामान्य आशय के अग्रसरण में 1870 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। क्या जो फ्रेज है, द इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल यूज्ड इन सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पेनल कोड हैज बीन एडेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1870, राइट। और बीएनएस का कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 में बीएनएस में आपको देखने को मिलेगा, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, राइट। और वहीं आईपीसी का कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 34, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हर पेपर में आता है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। कई व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में किए गए आपराधिक कार्य में हर व्यक्ति उस कार्य के लिए दायित्वाधीन होगा। इन अ क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, एवरी पर्सन विल बी लायबल फॉर दैट एक्ट। सेकेंड ऑप्शन, कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है में सम्मिलित सभी व्यक्ति उस ज्ञान या आशय का विचार किए बिना उस कार्य के लिए दायित्वाधीन होंगे। इन एन एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन विच इज क्रिमिनल
only because it is done with criminal knowledge or intent, all the person involved in it will be liable for that act regardless of that knowledge or intent. एंड थर्ड ऑप्शन, कई कार्यों द्वारा किए गए एक अपराध में वे सभी व्यक्ति जो उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध में शासन सहयोग करते हैं वे उस अपराध के लिए दायित्वाधीन होंगे। इन अ क्राइम committed by several acts, or all those persons who intentionally cooperate in that crime by doing any one of those acts will be liable for that act. एंड फोर्थ ऑप्शन, कई व्यक्तियों द्वारा किए गए आपराधिक कार्य में संपृक्त सभी व्यक्ति उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के लिए दायित्वाधीन हो सकते। ऑल द पर्सन इन्वॉल्व इन अ क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन कैन बी लाइबल फॉर डिफरेंट क्राइम डिपेंडिंग ऑन दैट एक्ट, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कौन सा आपका सही नहीं है यही पूछा गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है में सम्मिलित सभी व्यक्ति उस ज्ञान या आशय का विचार किए बिना उस कार्य के लिए दायित्वाधीन होंगे। ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो जब कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है तब उसमें सम्मिलित सभी व्यक्ति उस ज्ञान या आशय का विचार किए बिना उस कार्य के लिए दायित्वाधीन नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत पदावली सामान्य आशय का अर्थ नहीं है? Which of the following is not the meaning of the phrase common intention under section 34 of the Indian Penal Code? फर्स्ट ऑप्शन, समूह को गठित करने वाले सभी व्यक्तियों के मध्य एक पूर्व नियोजित योजना, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन तथा पूर्व परामर्श, अ प्रीमेडिएटेड प्लान, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स एंड प्रायर कंसल्टेशन अमंग ऑल द पर्सन्स फॉर्मिंग द ग्रुप। सेकेंड ऑप्शन, परिणाम के किसी पूर्वानुमान के बिना एक आपराधिक कृत्य करने की इच्छा, एन इंटेंशन टू कमिट अ क्रिमिनल एक्ट विदाउट एनी प्रीमोनिशन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। एंड थर्ड ऑप्शन, जो अपराध कारित किया गया है उसे गठित करने हेतु आवश्यक दुराशय, द मेंस रियल नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस दैट हैज बीन कमिटेड। एंड फोर्थ ऑप्शन, जो अपराध कारित किया गया है आवश्यक रूप से उसे ही कारित करने हेतु बुरा आशय, an evil intention necessarily to commit the offense that has been committed। तो हमारा यहाँ पर क्या पूछा गया, कौन सा इस मीनिंग में नहीं आता 34 के? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिणाम के किसी पूर्वानुमान के बिना एक आपराधिक कृत्य करने की इच्छा। तो द मीनिंग ऑफ phrase common intention under section 34 of the Indian Penal Code is committing a criminal act with some premonition of the consequence and not the intention to commit a criminal act without any premonition of the consequences। Means जो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 है उसके अंतर्गत पदावली जो सामान्य आशय का जो अर्थ है वो है परिणाम के किसी पूर्वानुमान के साथ एक आपराधिक कृत्य करना, ना कि परिणाम के किसी पूर्वानुमान के बिना एक आपराधिक कृत्य करने की इच्छा, राइट। तो हमारा बीएनएस का अगर सेक्शन देखेंगे तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 आएगा। कई बार बताया गया सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 बीएनएस के क्या है, कॉमन इंटेंशन। और पहले कहाँ पर था, सेक्शन 34 आईपीसी में था, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाद भारतीय दंड संहिता के अधीन संयुक्त दायित्व से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डील्स विद ज्वाइंट लायबिलिटी अंडर द इंडियन पेनल कोड? फर्स्ट ऑप्शन आर वर्सेस अर्नोल्ड, सेकेंड ऑप्शन महबूब शाह वर्सेस एम्परर, थर्ड ऑप्शन आर वर्सेस हेंस एंड फोर्थ ऑप्शन आर वर्सेस प्रिंस। आर वर्सेस प्रिंस का केस किससे रिलेटेड है, मेंस रिया से रिलेटेड है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये संयुक्त दायित्व के अंतर्गत आता है। ये कौन सा केस हमारा, महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस। तो महबूब शाह वर्सेस एम्परर के केस में जो धारा 34 है वो हमारा संयुक्त दायित्व से संबंधित है, ज्वाइंट लायबिलिटी से रिलेटेड है। एंड सेक्शन 34 के अंतर्गत सामान्य आशय का अर्थ है आशय जो आपराधिक कृत्य करने वाले लोगों को ज्ञात है तथा वे सभी उसमें भागीदार हैं। कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34 मीन्स द इंटेंशन विच इज नोन टू द पीपल कमिटिंग द क्रिमिनल एक्ट एंड ऑल ऑफ देम आर पार्टनर्स इन इट, राइट। और सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 बीएनएस भूलना नहीं है। यहाँ पर 34 है, वैसे बीएनएस में हम 3 लिखेंगे और
ब्रैकेट में 5 मीन्स सबसेक्शन 5, तो 3 सबसेक्शन 5 में हमारा क्या है, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन ध्यान में रखना है, कॉमन इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 34 ऑफ द आईपीसी, सेक्शन 34 आईपीसी में क्या, फर्स्ट ऑप्शन क्रिएट्स अ सब्सटैंटिव ऑफेंस, सब्सटैंटिव ऑफेंस क्रिएट करता है। सेकंड ऑप्शन इज अ रूल ऑफ एविडेंस, रूल ऑफ एविडेंस है सेक्शन 34। एंड थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ ऑप्शन नाइदर ए नॉर बी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 जो सेक्शन है हमारा, और अब बीएनएस का कौन सा सेक्शन, सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 क्या है, ये रूल ऑफ एविडेंस है। तो भारतीय दंड संहिता की जो धारा 34 है संयुक्त आपराधिक दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करती है, जो विशिष्ट अपराध नहीं है, और यह धारा अपने आप में सारभूत अपराध नहीं बनाता, कोई सब्सटैंटिव ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है। और जो हमारा सेक्शन 34 है ये ओनली क्या है, रूल ऑफ एविडेंस है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य आशय से अभिप्राय है, कॉमन इंटेंट मीन्स, जो कॉमन इंटेंशन है उसका क्या मतलब है। फर्स्ट ऑप्शन दो या अधिक व्यक्तियों में एक सा आशय, सेम इंटेंट इन टू और मोर पर्सन। सेकेंड ऑप्शन दो या अधिक व्यक्तियों में आशय की समानता, सिमिलैरिटी ऑफ इंटेंट इन टू और मोर पर्सन। एंड थर्ड ऑप्शन दो या अधिक व्यक्तियों का एक ही आशय रखना, टू और मोर पर्सन हैविंग द सेम इंटेंट। एंड फोर्थ ऑप्शन एक आशय के प्रति दो या अधिक व्यक्तियों में मानसिक सहमति का होना तथा एक दूसरे की उसमें सहभागिता, मेंटल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टुवर्ड्स द सेम इंटेंट एंड ईच अदर्स पार्टिसिपेशन इन इट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य आशय से अभिप्राय क्या है, एक आशय के प्रति दो या अधिक व्यक्तियों में मानसिक सहमति का होना तथा एक दूसरे की उसमें सहभागिता। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो कॉमन इंटेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 34, आपको पता है कॉमन इंटेंशन कहाँ डिफाइन किया गया, सेक्शन 34 में इंडियन पेनल कोड में, मेंटल अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टुवर्ड द सेम इंटेंट एंड ईच अदर पार्टिसिपेशन इन इट। और ये किस केस में बताया गया, महबूब शाह वर्सेस एम्परर के केस में प्रिवी काउंसिल ने हेल्ड किया था। कॉमन इंटेंशन रिक्वायर्स प्रायर यूनियन ऑफ माइंड्स, मीन्स प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑफ ऑल द पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन द क्रिमिनल प्लान में। तो और बीएनएस का बार बार बताया गया सेक्शन 3 सबसेक्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 34 तथा धारा 149 के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। फर्स्ट ऑप्शन, धारा 149 में एक विशिष्ट अपराध जबकि धारा 34 नहीं करता है। सेक्शन 149 क्रिएट्स अ स्पेसिफिक ऑफेंस व्हाइल 34 डजंट। एंड सेकेंड ऑप्शन, सेक्शन 34 में एक विशिष्ट अपराध जबकि धारा 149 नहीं करता है। सेक्शन 34 क्रिएट्स अ स्पेसिफिक ऑफेंस व्हाइल सेक्शन 149 डजंट। एंड थर्ड ऑप्शन, सेक्शन 34 साथ ही साथ धारा 149 विशिष्ट अपराध बनाता है। सेक्शन 34 एज वेल एज सेक्शन 149 क्रिएट स्पेसिफिक ऑफेंस। एंड फोर्थ ऑप्शन, धारा 34 साथ ही साथ धारा 149 विशिष्ट अपराधों को पैदा नहीं करते। सेक्शन 34 एज वेल एज सेक्शन 149 डू नॉट क्रिएट स्पेसिफिक ऑफेंसेस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेक्शन 149 एक विशिष्ट अपराध है जबकि 34 नहीं है। ये रूल ऑफ एविडेंस है 34, और 34 एक विशिष्ट अपराध नहीं, 149 है, तो ये हमारा नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर सेक्शन 149 क्रिएट्स अ स्पेसिफिक ऑफेंस व्हाइल सेक्शन 34 डजंट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, धारा 149 में एक विशिष्ट अपराध जबकि धारा 34 नहीं करता है, और धारा 34 हमारा क्या है, रूल ऑफ एविडेंस। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में विधि विरुद्ध जमाव के बारे में अपराध है, और विधि विरुद्ध जमाव धारा 149 के संदर्भ में है। अतः जो धारा है हमारा 149 विशिष्ट अपराध के बारे में प्रावधान करती है, जबकि जो 34 है वो संयुक्त आपराधिक दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करती है, जो विशिष्ट अपराध नहीं है। अतः दोनों धाराओं के बीच सही अंतर विकल्प क्या है, हमारा ए में दिया गया है, और सभी हमारा इनकरेक्ट था। तो वहीं पर हम बीएनएस में देखेंगे तो हमारा कौन सा सेक्शन है, 141 आईपीसी अनलॉफुल असेंबली की बात करता था। वहीं अब अनलॉफुल असेंबली हमारा बीएनएस में कहाँ दिया गया है, सेक्शन 189 सबसेक्शन 1 में दिया गया है। और सेक्शन 149 आईपीसी में क्या है, एवरी मेंबर ऑफ अनलॉ असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। अब वहीं पर कॉमन ऑब्जेक्ट बीएनएस में कहाँ दे दिया गया है, सेक्शन 190 बीएनएस में दिया गया है कॉमन ऑब्जेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, जब कोई आपराधिक कृत्य सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन, ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति उसी तरह से कार्य के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि वह अकेले उसके द्वारा किया गया हो। सेकेंड ऑप्शन, ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर हिज ओन ओवर्ट एक्ट, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के प्रत्यक्ष कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। थर्ड ऑप्शन, ईच ऑफ सच पर्सन शैल बी लाइबल अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ हिज पार्टिसिपेशन इन द क्राइम, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अपराध में अपनी भागीदारी की सीमा के अनुसार उत्तरदायी होगा। एंड फोर्थ ऑप्शन, बोथ बी एंड सी, दोनों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। तो जब कोई आपराधिक कृत्य सभी के समान इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जितने भी हैं उसी तरह से कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे जैसे कि वह अकेले उसके द्वारा किया गया हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद को सिंधु नदी वाद के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नोन एज द इंडस रिवर केस? फर्स्ट ऑप्शन, दुखमोहन पांडे का वाद। सेकेंड ऑप्शन, महबूब शाह का वाद, महबूब शाह केस। एंड थर्ड ऑप्शन, बारिंद्र कुमार घोष का वाद। एंड फोर्थ ऑप्शन, स्वर्णिम सिंह कुमार घोष का वाद। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महबूब शाह का जो केस है वो हमारा इंडस रिवर केस के नाम से जाना जाता है। महबूब शाह बनाम एम्परर का वाद सिंधु नदी वाद के नाम से प्रसिद्ध है और यह जो वाद है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा 34 में उल्लिखित सामान्य आशय से रिलेटेड है, राइट। और बीएनएस का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महबूब शाह बनाम किंग एम्परर एक महत्वपूर्ण वाद है। महबूब शाह वर्सेस किंग Emperor is an important case on first option षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी, सेकेंड ऑप्शन कॉमन इंटेंशन सामान्य आशय, थर्ड ऑप्शन सदोष परिरोध रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन सामान्य उद्देश्य कॉमन ऑब्जेक्ट। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा कॉमन इंटेंशन, अभी अभी बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य आशय सिद्ध करने के लिए दिमागों का पूर्व मिलन सिद्ध करना आवश्यक है। यह कहा गया है टू प्रूव कॉमन इंटेंशन इट इज नेसेसरी टू प्रूव प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, दिस हैज बीन सेड इन, कौन से केस में कहा गया? अमीन उल्लाह खान वर्सेस एम्परर में। सेकंड ऑप्शन मीर दाद वर्सेस एम्परर में। थर्ड ऑप्शन महबूब शाह वर्सेस एम्परर में। एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? महबूब शाह वर्सेस एम्परर के केस में कहा गया कि सामान्य आशय सिद्ध करने के लिए दिमागों का पूर्व मिलन सिद्ध करना आवश्यक है, राइट। महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस है, इट हैज बीन सेड दैट टू प्रूव कॉमन इंटेंशन इट इज नेसेसरी टू प्रूव प्रायर यूनियन या प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 द्वारा निर्मित संयुक्त दायित्व के सिद्धांत से निम्नलिखित में से कौन सा वाद संबंधित है? Which of the following cases is related to the doctrine of joint liability created by section 34 of the IPC? और अगर बीएनएस का पूछा जाता तो ऐसे पूछ लिया जाता, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू द डॉक्ट्राइन ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटी क्रिएटेड बाय सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ द बीएनएस, राइट। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्वीन वर्सेस टॉल्सन, सेकंड ऑप्शन रेक्स वर्सेस गोविंदा, थर्ड ऑप्शन महबूब शाह वर्सेस एम्परर एंड फोर्थ ऑप्शन आर वर्सेस लिपमैन। राइट आंसर इज महबूब शाह वर्सेस एम्परर। क्वीन वर्सेस टॉल्सन का केस मेंस एंड स्टैट्यूटरी ऑफेंस से रिलेटेड है, दुराश्रित और सांविधिक अपराध से। रेक्स वर्सेस गोविंदा का केस आपराधिक मानव तथा हत्या में अंतर की व्याख्या करता है, एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। एंड महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस डॉक्ट्राइन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी पे बेस्ड है। आर वर्सेस लिपमैन किससे रिलेटेड है? डील्स विद इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड है, आर वर्सेस लिपमैन का केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य आशय समान आशय में अंतर स्पष्ट निम्न किस मामले में किया गया था? अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन सिमिलर इंटेंशन वाज मेड इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट ऑप्शन बारिंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, सेकेंड ऑप्शन महबूब शाह वर्सेस एम्परर एंड थर्ड ऑप्शन श्रीनिवास मल वर्सेस किंग एम्परर। उपयुक्त सभी मामलों में, ऑल ऑफ द अबव केसेस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? महबूब शाह वर्सेस एम्परर के केस में अंतर डिफरेंस जो है वो स्पष्ट किया गया था कॉमन इंटेंशन में और सिमिलर इंटेंशन में।
तो महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर के केस में हेल्ड किया गया था कि जो कॉमन इंटेंशन है और सिमिलर इंटेंशन है, शब्दों के बीच की सीमा रेखा बहुत पतली, परंतु इनके बीच वास्तविक एवं मूल अंतर है। यदि इस अंतर को समझने में भूल हुई तो इससे अन्याय हो सकता है, राइट। कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन में क्या डिफरेंस है? कॉमन इंटेंशन में ये होता है जैसे ए है, बी है एंड सी है, ए एंड बी दोनों आपस में प्रायर मीटिंग करते हैं सी का मर्डर करने का, तो ये हमारा कॉमन इंटेंशन हो जाता है। और ए का भी इंटेंशन है सी का मर्डर करने का और बी का भी इंटेंशन है सी का मर्डर करने का, दोनों जाते हैं बट दोनों का आपस में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, तो ये सिमिलर इंटेंशन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधों में वह भी सहायक होते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं। यह कथन किस वाद में किया गया? इन विच केस वॉज द स्टेटमेंट मेड दैट दोज हु merely stand and wait are also accomplices in a crime? फर्स्ट ऑप्शन महबूब शाह वर्सेस एम्परर, सेकेंड ऑप्शन बारिंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, एंड थर्ड ऑप्शन आर वर्सेस प्रिंस, एंड फोर्थ ऑप्शन सिराज वर्सेस डी रटिजन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बारिंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर के केस में कहा गया था कि अपराधों में वह भी सहायक होते जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं। और ये हमारा दो केस आर वर्सेस प्रिंस और सिराज डी रटिजन का जो केस है ये मेंस रिया से रिलेटेड है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में उल्लिखित सामान्य आशय के सिद्धांत से संबंधित जो वाद है वो बारिंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर का है, जो प्रिवी काउंसिल के द्वारा हेल्ड किया गया था। उसमें कहा गया कि अपराध में वह भी सहायक होते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं, अर्थात जो हमारा सेक्शन 34 है उसके अंतर्गत सामान्य आशय को अग्रसर करने में शामिल सभी व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी जो है वो आवश्यक नहीं है। That's it from my side. We will meet again in another session. Till then, bye bye. Thank you. Jai Hind.